हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हेस लॉ ऑफ हीट समेशन के बारे में। देखिए, थर्मोकेमिकल इक्वेशंस की बात करें तो उसमें जो हीट चेंज होती हैं उसकी कैलकुलेशन करने के लिए रशियन केमिस्ट G.H. हेस ने ये लॉ 1840 में दिया था। अब इस लॉ के स्टेटमेंट की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग अगर कोई रिएक्शन एक स्टेप में हो रही है या उस रिएक्शन को हम सेवरल स्टेप्स में करवाते हैं तो दोनों ही प्रोसेस में जो एंथैल्पी में चेंज आता है वो हमेशा सेम रहता है। अब इसका एक स्टेटमेंट और हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी प्रोसेस या केमिकल चेंज एक या ज़्यादा स्टेप्स में कंप्लीट होता है तो उस केस में वहाँ पर इवॉल्व या एब्जॉर्ब होने वाली हीट का अमाउंट सेम रहता है। अब इसको हम एक सिस्टम से समझते हैं जो कि इनिशियल स्टेट ए से फाइनल स्टेट बी में चेंज हो रहा है। अब इस प्रोसेस में जो हीट में चेंज हो रहा है उसकी वैल्यू हो जाएगी Q। अब देखिए, अगर सिस्टम स्टेट ए से स्टेट बी में 3 स्टेप्स के थ्रू चेंज होता है तो उस केस में जो सिस्टम है वो पहले ए से सी में चेंज होगा, फिर सी से डी में चेंज होगा और फिर डी से बी में चेंज होगा। और यहाँ पर जो हीट चेंज हो रही है उसकी वैल्यू Q1, Q2 और Q3 हो जाएगी। तो यहाँ पर इस प्रोसेस में सिस्टम A से B एक स्टेप में चेंज हो रहा है। और इस प्रोसेस की बात करें तो इसमें जो सिस्टम है वो A से B 3 स्टेप्स के थ्रू चेंज हो रहा है। तो हेस लॉ के अकॉर्डिंग दोनों प्रोसेस के लिए हीट चेंज की वैल्यू सेम रहेगी। मीन्स Q1, Q2 और Q3 का जो सम है वो Q के इक्वल आएगा। तो हम इस रिएक्शन के बेसिस पर ये कह सकते हैं कि किसी भी रिएक्शन की जो एंथैल्पी है वो इनिशियल रिएक्टेंट और फाइनल प्रोडक्ट पर ही डिपेंड करती हैं और जो इंटरमीडिएट्स प्रोडक्ट्स बनते हैं उस पर डिपेंड नहीं करती हैं। अब देखते हैं हेस लॉ का एक्सपेरिमेंटल इलस्ट्रेशन। इसके लिए हमने कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन का एग्जाम्पल लिया है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड को हम 2 प्रोसीजर के थ्रू बना सकते हैं। बात करते हैं फर्स्ट प्रोसीजर की। तो इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक सिंगल स्टेप में कार्बन की बर्निंग से बना रहे हैं और इस रिएक्शन में जो एंथैल्पी चेंज हो रही है उसकी वैल्यू ये हो जाएगी। अब इस रिएक्शन को हम 2 स्टेप्स में भी करवा सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम कार्बन को कार्बन मोनोऑक्साइड में चेंज करेंगे और सेकेंड स्टेप में हम कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीडेशन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। इन दोनों स्टेप्स में जो एंथैल्पी में चेंज आता है उसकी वैल्यू ये हो जाएगी। अब देखिए, अगर हम इक्वेशन 2 और 3 को ऐड कर दें तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी और इक्वेशन 1 और 4 को अगर हम कंपेयर करें तो दोनों के केस में जो एंथैल्पी में चेंज हो रहा है उसकी वैल्यू सेम आ रही है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं किसी भी प्रोसेस या केमिकल चेंज को चाहे हम एक स्टेप में कराएं या उसको सेवरल स्टेप्स में करवाएं, वहां पर जो टोटल एंथैल्पी में चेंज आता है उसकी वैल्यू हमेशा सेम रहती है।